हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू YSR एकेडमी। आज हम लोग लेके आए हैं अपना सेकंड वन शॉट वीडियो ऑन सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज सॉल्यूशन को एक पूरे वीडियो में हम लोग फटाफट कवर करने वाले हैं, प्लस जो भी बोर्ड के हमारे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वन शॉट में ख़त्म करेंगे आज इसको। तो देखो, सॉल्यूशन पढ़ने के पहले, ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो पहले कंटेंट देख लेते हैं, फिर इन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं कि क्या करना है हमको। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग स्टेट की बात करें, मतलब जैसे हम लोग बोले कि अर्थ पे जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर हमको एक चैप्टर था, ठीक है। स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 3 स्टेट होते हैं, बराबर। कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर अगर अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो या तो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, या तो लिक्विड में, या तो गैस में, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर जो हमको 11th में चैप्टर है, राइट, उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो उसमें हम लोग सिर्फ गैसियस सब्सटेंस की बात करते हैं, गैसेस में डील करता है, गैसियस लॉज वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग 12th में आते हैं तो 12th में हमको सॉलिड स्टेट करके पूरा एक चैप्टर मिल जाता है। तो ये जो लिक्विड की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसी को हम लोग एज अ सॉल्यूशन पढ़ते हैं, बराबर। गैसियस हमने 11th में कवर किया है, सॉलिड स्टेट हमने अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, सेकंड हमारा है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक्चुअल में तुमको लिक्विड स्टेट के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है। मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि वो जनरली लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं हम लोग। अब सॉल्यूशन में हमारे पास कंटेंट्स क्या है, देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, टाइप्स, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होंगे, कैपेसिटी क्या है, राइट, सॉल्युबिलिटी क्या है, ये टॉपिक हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हुए आगे पढ़ेंगे। अब एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि सॉल्यूशन चैप्टर से एक्चुअल में हमको क्या पढ़ना होता है, ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के लिए हमको रिवाइज करने हैं या जिस पे क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं, ठीक। तो देखो, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन चैप्टर में जो जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ उतने ही टॉपिक हमको पढ़ने, बाकी का कुछ भी नहीं पढ़ना है। सॉल्यूशन चैप्टर से देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन से हमको एक टॉपिक आ जाता है हेनरीज लॉ, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ये लॉ पढ़ना है हमको, पहली चीज। तो दूसरा, यहाँ पे हमको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। थर्ड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और लास्ट में एक वेंट ऑफ फैक्टर करके टॉपिक आएगा, ये पढ़ना है, ठीक है। बीच में एक और टॉपिक हमको मिलेगा, ऑस्मोसिस। जो हमारा पूरा सॉल्यूशन का चैप्टर है ना, वो खाली इन 5 से 6 टॉपिक में डील करता है, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आएंगे या सीईटी के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, तो सीईटी और मान लो अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दे रहे हो, इवन बोर्ड्स के लिए, जो इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे हमको बहुत सारे फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। तो एक्सपेक्टेड यहाँ से सबसे पहली चीज़ है कि न्यूमेरिकल हमको मिल जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेक्टेड होगा, राइट। तो जो भी 5-6 मार्क का ये चैप्टर है, इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस हम लोग देते हैं न्यूमेरिकल चीज़ों को। उसके बाद थेरेटिकली इसमें बहुत कम चीज़ें हैं, तो बहुत कम आने के एक्सपेक्टेशंस हैं। तो थेरेटिकल चीज़ें आ सकती हैं, बट जैसे हम लोग चलो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वैसे मैं बताते चलूँगा कि थेरेटिकली क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है, सॉल्यूशन को अगर हम लोग एक सिंपल वर्ड में बताएं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब कंबाइन करते हैं तो वो एक टाइप का सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या चीज़ है, सॉल्वेंट क्या चीज़ है, ये हमने 9th-10th में पढ़ी है। सपोज करो कि अगर मैं सॉल्ट को वाटर में डाल दूँ, राइट, तो जो खुद डिजॉल्व हो रहा है, जिसकी क्वांटिटी कम है सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, सॉल्यूट। अब सीधी सी बात है, अगर मुझे सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करना है तो सॉल्ट का ज़्यादा अमाउंट तो होगा नहीं, कम क्वांटिटी होगा। तो इन शॉर्ट ऐसे ध्यान में रख सकते हो
जो चीज़ हमको कम दी गई है वो एज अ सॉलिड बिहेव करती है और ये एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है जनरली, यहाँ एक चैप्टर का शॉर्टकट बताता हूँ, ये हमेशा हमको ध्यान में रखना है। सॉल्वेंट की जो भी प्रॉपर्टी है इस चैप्टर को पढ़ते हुए, जैसे मान लो मैंने प्रेशर की बात की तो इसको हम लोग पहला प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, टेम्परेचर की बात की तो T1 बोल देंगे, जो भी है वॉल्यूम है तो V1 बोलेंगे। सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है तो इसको हम लोग ऐसे डील करते हैं, जैसे प्रेशर लिखना है तो P2, टेम्परेचर लिखना है तो T2, ठीक है, वॉल्यूम लिखना है तो V2। ठीक, अब सोल्यूशन बनने के बाद इन्हीं प्रॉपर्टी को हम लोग P0, T0 या V0 ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो आने वाले चैप्टर में ये कुछ सिंबल्स हैं जो मैं पहले ही तुमको बता दे रहा हूँ कि ये क्या चीज़ें आगे चल के स्पेसिफाई करने वाले हैं। इवन जब हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसमें P1, P2 या P0 इन सब का क्या मतलब है वो मैंने तुमको पहले ही क्लियर कर दिया। अब पूरे चैप्टर में पढ़ते टाइम अगर कहीं भी मुझे P1 दिख रहा है तो ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट किसके प्रेशर को, तो सॉल्वेंट के प्रेशर को। इसको हम लोग ऐसे लेके चलते हैं, या टेक्स्ट बुक वगैरह में इनको AB के टर्म में भी दिया जाता है। तो पहली प्रायोरिटी सॉल्वेंट की होती है, तो PA या TA या VA ऐसे करके अगर लिखा हुआ है तो ये सॉल्वेंट को रिलेट करेगा। ठीक है, PB लिख दूं तो वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। इस चीज को दिमाग में रखो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी एंड सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है, सोल्यूशन विद ओनली वन सॉल्यूट आर कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन जिसमें खाली एक ही सॉलिड मिक्स है, सॉल्यूट को हमने मिक्स किया हुआ है, जैसे वाटर में हमने सॉल्ट डाल दिया, तो ऐसे सोल्यूशन मतलब जो सोल्यूशन बन रहे हैं वो खाली दो ही चीज़ों से बन रहे हैं, एक सॉल्ट और एक हमारा वाटर। तो उसमें अगर दो चीज़ इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे। तीन होगा तो ट्राइनरी वगैरह, बट उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, ये आ सकता है, ये पॉइंट जो हमने लिखा है बाइनरी सोल्यूशन, ये हमको मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, कितने टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं, राइट। तो हमारे पास तीन ही स्टेट है, मैंने क्या बोला, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो कितने टाइप के सोल्यूशन बन सकते हैं, देखो अगर मैं सॉलिड में लिक्विड कंबाइन कर दूं तो एक सोल्यूशन बना, सॉलिड में अगर मैं सॉलिड कंबाइन कर दूं तो दो सोल्यूशन बना, सॉलिड में अगर मैं गैस कंबाइन कर दूं तो तीन हो गया, राइट। फिर लिक्विड में अगर मैं कोई सॉलिड कंबाइन कर दूं तो चौथा सोल्यूशन, लिक्विड में अगर लिक्विड कंबाइन कर दूं तो पांचवा सोल्यूशन, लिक्विड में अगर गैस कंबाइन कर दूं तो छठवां सोल्यूशन, गैस में अगर सॉलिड कंबाइन कर दूं तो सातवां, गैस में अगर हम लोग लिक्विड कंबाइन कर दे तो आठवां, और गैस में अगर मैं फिर से गैस मिक्स कर दूं तो नौ। मतलब टोटल अर्थ पे जो पॉसिबिलिटी है सोल्यूशन का, वो ये 9 टाइप के सोल्यूशंस बना सकते हैं। ठीक है, इनसे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे देखो कुछ एग्जांपल दिए, सॉलिड में अगर मैं लिक्विड मिला दूं तो हमारा क्या बन जाता है, सी वाटर, बेंजोइक एसिड, बेंजीन वगैरह। सॉलिड में सॉलिड मिला दें तो जैसे मेटल अलॉय, सॉलिड में गैस कंबाइन कर दें तो आयोडीन इन एयर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, मतलब मेजरली हम लोग 9 टाइप के सोल्यूशन बना सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट। ठीक है, तो क्या किसी वाटर में हम लोग अगर एन टाइम सॉल्यूट डालते जाएं तो क्या वो हमेशा डिसॉल्व करते रहेगा, क्या क्या लगता है? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, एक सोल्यूशन की कैपेसिटी होती है, वो कुछ हद तक ही चीजों को डिसॉल्व कर सकता है, उसके बाद वो उसको डिसॉल्व करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग देखते कैसे, देखो अगर सोल्यूशन में शॉर्ट में बताऊं तो तीन टाइप के सोल्यूशन मेरे पास हो सकते हैं। या तो वो सोल्यूशन क्या हो सकता है, सैचुरेटेड, या तो अनसैचुरेटेड, या फिर सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तीन टाइप के होंगे। अब जैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब है, सपोज करो कि मैं कोई सोल्यूशन बना रहा हूं और मुझे पता है कि उसमें उतना ही सॉल्यूट डालना है। जैसे हम लोग खाने पीने वाली चीजों में सॉल्ट यूज करते हैं, तो जितना अमाउंट होता है हमको पता है कि उसमें इतना सॉल्ट डालने से काम हो जाएगा। ठीक है, तो किसी सोल्यूशन को जितने सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट है, अगर हम लोग उसमें उतना ही सॉल्यूट डालें तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है,
राइट। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है मैंने उतना ही सॉल्यूट डाला है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट से तुमने कम डाल दिया सॉल्यूट तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। और अगर उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सॉल्यूट है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, खाने में अगर हम लोग खाना बना रहे हैं, राइट, खाना अच्छा बना, उसमें अगर हम लोग ने सॉल्ट डाला, अगर ज़्यादा हो गया, नमक ज़्यादा हो गया खाने में, तो कैसा सोल्यूशन हो गया हमारे पास, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है। नमक अगर कम हो गया तो अनसैचुरेटेड। बट अगर जितना हमको रिक्वायरमेंट था उतना ही सॉल्ट डाला हुआ है तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। क्लियर हुआ। तो एक सिंपल सा ऐसे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि तीन टाइप के सोल्यूशन को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पे हमारे पास सोल्यूशन बनता है। ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन में हम लोग फॉरवर्ड जा रहे हैं, राइट, तो सॉल्यूट जो होगा उसका क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। ये सॉल्यूट अलग अलग पार्ट में टूटेगा और सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को सॉल्यूशन से फिर से सॉल्यूट बनाना है, ठीक है, तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है लैब में। अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है उसको मुझे सॉलिड फॉर्म में, या सिंपल सा सोचो कि अगर मेरे पास कोई वाटर है जिसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया और मिक्स कर दिया, और तुम्हारे हाथ में देके मैं तुमको बोलूँ कि मेरे को फिश से सॉल्ट निकाल के बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। जब हीट करोगे तो वो वाटर जो है वो एवोपरेट कर जाएगा, सॉल्ट हमको क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाएंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। समझा। तो जब हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी सोल्यूशन से तुम चीज़ें वापस सेपरेट कर रहे हो तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक। अब देखो सॉल्युबिलिटी पे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी इन गैसेस इन लिक्विड, स्टेट द हेनरीज लॉ। इन चीज़ों का आंसर मैं आगे बताता हूँ कि हम लोग कैसे डील करते हैं इन चीज़ों में। अब ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं, क्या लगता है, क्या पूछा है उसने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है। अक्टूबर 15 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो उससे सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है, कम होगा या ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, हमको पता है अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, लगातार बढ़ती है। बट हमेशा बढ़ती रहेगी क्या, नहीं। तो अगर इसको ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करूं तो सॉल्युबिलिटी एक पॉइंट तक बढ़ेगी बट उसके बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। उससे ज़्यादा ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाते जाऊं तो बढ़ती ही जाएगी। ठीक। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी। हेनरीज लॉ क्या है देखो, हेनरीज लॉ, हाउ डज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस वाटर वेराइज विद द टेम्परेचर। अभी हेनरीज लॉ क्या बोलता है देखो, कि किसी भी चीज़ की जो सॉल्युबिलिटी है जनरली गैसेस से रिलेट करता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके प्रेशर के। ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो फैक्टर यहाँ पे है ही नहीं। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, अगर इसको हम लोग इक्वेशन में लें तो ये क्या मिलेगा, एस इज इक्वल टू के एच पी। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, और के एच यहाँ पे हो जाता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जैसा हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है। तो हेनरीज लॉ का ये फॉर्मूला है। वो उसने पूछा क्या है, हाउ डज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर वेराइज विद द टेम्परेचर। ठीक है। तो टेम्परेचर का मैंने क्या बोला कि कुछ एक्सटेंट तक वो बढ़ेगा, उसके बाद वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी कुछ एक्सटेंट तक ही फर्क डाल सकती है, उसके बाद वो खुद बंद हो जाएगी। तो देखते हैं हेनरीज लॉ क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉल्यूट मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डाल सकते हैं। अब देखो नेचर की अगर मैं बात करूं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्ट को अगर मैं पानी में डाल दूं तो वो डिजॉल्व कर जाएगा, राइट। बट उसी सॉल्ट को अगर मैं ऑयल में डाल दूं तो वो उसको डिजॉल्व नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने सॉल्यूट सेम रखा है, बराबर, बट उसी चीज़ को जब मैं दो अलग अलग सॉल्वेंट में डाल रहा हूँ तो एक में वो डिजॉल्व कर रहा है, एक में नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि जो हमने सॉल्वेंट लिया है उसका नेचर डिसाइड कर रहा है कि इसको डिजॉल्व करना है या नहीं करना है। तो ऐसे सॉल्वेंट जिनका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हम लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अगर मैं बोलूँ तो किसी भी चीज़ को डिसॉल्व करने की टेंडेंसी,
ठीक है, सिंपल वर्ड में। तो जिस सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो अर्थ पे प्रेजेंट मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। जैसे वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 80 है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ऑयल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है। अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं कि मान लो मेरे पास दो सॉल्वेंट है ए और बी, और मैं बोल दूं कि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 75 है, इसका 95 है, तो बताओ ये सी वाली चीज़ किस में डिसॉल्व होगी? तो हमारा मैक्सिमम आंसर क्या होगा कि बी वाले में डिसॉल्व होगा। ठीक है, द सॉल्वेंट विच एग्जिबिट, ठीक है, हाइयर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू हैज मोर टेंडेंसी टू डिसॉल्व द सॉलिड। ठीक, तो अब इसमें सॉल्युबिलिटी गाइडलाइन में देखो केमिकल, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जैसे मैंने सॉल्ट को पानी में डाला तो वो डिसॉल्व हो गया, बट अगर मैं पत्थर उठा के डाल दूँ तो पत्थर नहीं डिसॉल्व होगा पानी में। क्यों? क्योंकि जो रॉक वगैरह हैं उनके जो मॉलिक्यूल हैं, उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो इजीली नहीं ब्रेक होंगे कभी। ठीक है, जितना इजीली सॉल्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ये सारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके लिए हमको 11th में सिखाया गया है स्टेट्स ऑफ मैटर में, ताकि हमको एक आइडिया रहे कि चीज़ें डिसॉल्व क्यों होती हैं या चीज़ें डिसॉल्व क्यों नहीं होती हैं। वो चीज़ हमने थोड़ी सी सॉलिड स्टेट में भी कंटिन्यू की थी कि जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो पहला फैक्टर है उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जितने ज़्यादा फोर्स होंगे उतना कम डिसॉल्व करेगा। दूसरा, पोलार सॉलिड। पोलार सॉलिड का क्या मतलब होता है? ऐसे सब्सटेंस जिनके ऊपर चार्जेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो NaCl के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो है, बट ये चीज़ क्या करती है, जैसे ही पानी में डालते हो तो ये इजीली सेपरेट भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नॉन पोलार है। देखो केमिस्ट्री का एक रूल है, अगर कोई चीज़ पोलार है तो वो पोलार में ही डिसॉल्व करेगी। इसके लिए NaCl को अगर तुम वाटर में डालोगे तो वाटर पे भी चार्जेस फॉर्म होते हैं और NaCl पे भी फॉर्म होते हैं, तो ये चीज़ इसमें डिसॉल्व कर जाएगी। बट अगर इसी पोलार चीज़ को किसी नॉन पोलार सॉल्वेंट में डालो, नॉन पोलर सॉल्वेंट में मतलब जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, एसीटोन हो गया, CCl4 हो गया, या बेंजीन वगैरह हो गए, या ईथर हो गया। ठीक है, ये जो सॉल्वेंट होते हैं नॉन पोलर होते हैं। अगर इस चीज़ को मैं इसमें डिसॉल्व करूँ तो ये कभी डिसॉल्व नहीं करेगा, या पार्शियली डिसॉल्व करेगा, स्पैरिंगली डिसॉल्व करेगा। तो डिपेंड करता है हम लोग कौन सी चीज़ को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना डिसॉल्व करने की टेंडेंसी भी लगातार बढ़ती जाएगी। इस पर एक एग्जांपल मैं बता सकता हूँ। जैसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे हम लोग बोले कि अमोनिया है या प्राइमरी अमाइन, इन दोनों में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है? तो जब इन दोनों चीज़ों को उठा के हम लोग वाटर में डालते हैं तो इसके पास 3 ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के, राइट, बट इसके पास खाली 2 ही ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी। जो जल्दी डिसॉल्व करेगा मतलब उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग है वाटर के साथ या किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को मतलब लेके चलते हैं, जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। देखो मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंस इज डिटरमाइंड बाय द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस इट डिक्रीजेस। क्लियर है? तो कोई भी चीज अगर वाटर में जाने के बाद, ठीक है, वाटर में डाल रहे हो, अब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन देती है या एक्सोथर्मिक देती है? अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन दे रही है तब टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बट अगर वो खुद एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रही है, खुद हीट जनरेट कर रहा है, तो टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, चलो, नो डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ एक्सो एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, सॉल्युबिलिटी चेंज कैसी होगी वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कुछ इस पे नोट्स दिए हुए हैं, देखो कुछ एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन वाटर में डिसॉल्व करेंगे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। नेक्स्ट ग्राफ अगर देखोगे, वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटीज इन आयंस, राइट। अब देखो हम लोग अगर किसी चीज को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं
तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। कोई भी केमिकल देख लो, NaNO3, NaCl, KBr, ये सारी चीज़ें, तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं इसकी सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये निकल के आता है, हम लोग हर केमिकल पे अप्लाई नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम केसेस में हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, राइट, तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। क्लियर हुआ। बट जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो थोड़ा सा अपोज बिहेव करते हैं, वहां पे हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब प्रेशर कैसे मतलब प्रेशर कैसे इफेक्ट डालता है, तो हेनरीज लॉ देखो मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया कि हेनरीज लॉ क्या है। ये क्या बोलता है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, और इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो S इज इक्वल टू KH/P, ठीक है। और KH की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो KH इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा हमको, S/P, ठीक है। तो अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट का हमको यूनिट पूछता है बहुत बार एग्जाम में, तो देखो सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और प्रेशर की यूनिट क्या है, बार। तो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट का जो यूनिट निकल के आता है वो क्या आता है, मोल पर लीटर पर बार, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो एक आध मार्क के लिए न्यूमेरिकल आते हैं, जो हमारे पास 8 क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देके ये निकालने को हमको बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉ है, और बहुत बार इसका डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए आया हुआ है बोर्ड में, तो ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी और इवन तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। तो अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा ये 1 मार्क के लिए ही आता है, चाहे इस पे न्यूमेरिकल आए या चाहे इसका डेफिनेशन आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ हेनरीज लॉ, राइट। अब हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अगर प्रेशर में बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बट कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो वाटर से रिएक्शन करने लग जाती हैं। हम लोग तो सॉल्युबिलिटी देख रहे थे, बट वो ऐड होने के बाद उन्होंने कंपाउंड को ही चेंज कर दिया। जैसे NH3H2O का रिएक्शन करोगे तो वो अमोनियम सॉल्ट वगैरह बनाने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करोगे तो H2CO3 बना देगा, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। Because of these reaction, NH3 and CO2 gases have higher solubility than expected. अब मैं तो डिसॉल्व कर रहा था चीज़ों को, बट उसने क्या कर लिया, उससे रिएक्शन कर लिया, वो उसमें मिक्स हो गया, वो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में मिक्स हो गया। तो जो सॉल्युबिलिटी मैं सोच के चल रहा था पहले, ये उससे भी ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। कौन, जैसे NH3 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनकी सॉल्युबिलिटी मोर देन एक्सपेक्टेशन होती है, because they reacts with water to form a new compound or to generate a new compound। समझ में आया। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा मिलेगी हमको। तो एक्सेप्शंस है, मे बी एक्सेप्शंस पे भी हमको बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो थोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या चीज होती है, इस चीज को समझो। पहले वेपर प्रेशर देखते हैं कि क्या होता है, फिर रॉल्ड्स लॉ वगैरह हम लोग देखते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने हाइड्रोजन गैस डाल दी, ऑक्सीजन गैस डाल दी, नाइट्रोजन गैस डाल दी, ठीक है। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अब क्या करेंगे, इस कंटेनर पर प्रेशर लगाना चालू करेंगे। मैं बीच में एक दो क्वेश्चन पूछते चलूंगा, तो थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान में रखना। ये तीनों गैसेस इस कंटेनर पे प्रेशर लगाएंगे। मान लेते हैं इसका प्रेशर को हम लोग PH2 बोलते हैं, इसके प्रेशर को प्रेशर ऑफ O2 बोलते हैं, और इसके पे N2 बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या है, अभी देखो ये प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या सबका प्रेशर इक्वल होगा क्या कंटेनर पे, क्या लगता है कि प्रेशर ऑफ H2, O2 और N2 सबका प्रेशर सेम होगा क्या, तो आंसर है नहीं, राइट। अगर इनके मॉलिक्यूल्स अलग हैं तो सीधी सी बात है इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, इसका प्रेशर अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो जब भी कोई गैस इंडिविजुअल प्रेशर लगाती है किसी कंटेनर पे, बराबर,
कंटेनर के वॉल पे हाइड्रोजन जितना प्रेशर लगा रहा है वो उसका पार्शियल प्रेशर है, राइट। O2 जितना लगा रहा है वो उसका पार्शियल प्रेशर है, N2 जितना लगा रहा है वो उसका पार्शियल प्रेशर है। अब अगर मैं बोलूं मुझे टोटल प्रेशर बताओ, ठीक है, तो टोटल प्रेशर के लिए मैं फॉर्मूला क्या लिखता हूं, प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ O2 प्लस प्रेशर ऑफ N2, बराबर। ये समझा कि अगर मुझे कंटेनर का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तीनों गैसेस के प्रेशर को ऐड कर दूंगा। बट अगर मुझे किसी ने पूछा कि हाइड्रोजन अकेले कितना प्रेशर लगा रहा है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखो पार्शियल प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर जनरेटेड बाय हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, बराबर ना। हाइड्रोजन के जितने मोल होंगे और उसका एक्चुअल में जितना प्रेशर होगा उनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तभी तो ये टोटल प्रेशर निकल के आएगा। तो पार्शियल प्रेशर अगर हम लोग बोल रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर एक वर्ड में क्या होता है, इंडिविजुअल प्रेशर होता है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है ये सारे एटम अगर यहाँ पे प्रेशर नहीं लगाते होंगे तो, बराबर है ना। अब कुछ मॉलिक्यूल यहाँ बीच में होंगे, प्रेशर खाली इतने ही लगा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या लेके चलते हैं, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला ही क्या होता है कि उसका एक्चुअल प्रेशर इनटू उसके कितने मोल्स या मोल फ्रैक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा हुआ है 11th में, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल में क्या निकल के आएगा, देखो टोटल प्रेशर अगर मुझे इस कंटेनर का निकालना है तो प्रेशर ऑफ H2 के लिए मैंने क्या लिखा, प्रेशर ऑफ H2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ O2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 प्लस प्रेशर ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, समझा। तो एक्चुअल में ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है टोटल प्रेशर के लिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ का सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर हमको किसी भी चीज का टोटल प्रेशर निकालना है तो उसमें जितनी भी चीजें पार्टिसिपेट करेंगी, सपोज करो एक सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं ए और बी से, राइट। रॉल्ड्स लॉ देखो मैं बहुत सिंपल सा समझाता हूँ कि रॉल्ड्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमको किसी कंटेनर का टोटल प्रेशर निकालना है तो हमको उसका प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन, बराबर, ये पहला प्रेशर हो गया। दूसरा सब्सटेंस क्या है मेरे पास, प्रेशर ऑफ बी ऑनटू उसका मोल फ्रैक्शन। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रॉल्ड्स लॉ कि टोटल प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एक्चुअल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब जितने भी तुमने लिए हुए हैं सबको ऐड करते जाओ, जितने भी सॉलिड सॉल्वेंट तुमने लिए हुए हैं सबको उसी के मोल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करते जाओ, तो ये हमारा निकल के आता है रॉल्ड्स लॉ, ठीक है। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। अब मैंने समझा दिया, टोटल प्रेशर जो कंटेनर पे लग रहा है, प्रेशर ऑफ ए मतलब ए अकेला कितना प्रेशर लगा रहा है, इंडिविजुअल प्रेशर को हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। बी, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि हमको पता चले कि कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस प्रेशर को लगाने के लिए। तो ये तुम्हारा रॉल्ड्स लॉ है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इस पे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, देखो पी के लिए अगर मैं निकाल रहा हूँ तो P0 जीरो इंटू एक्स, P0 इज अ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत दिक्कत देता है स्टूडेंट को, बहुत बार क्वेश्चन करते हैं कि ये ग्राफ हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला, देखो कि जैसे हमारे पास एक लिक्विड है, इस कंटेनर को अगर मैं बंद कर दूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने वाटर लिया है, तो इस कंटेनर पे प्रेशर लगेगा क्या, तो सीधी सी बात है नहीं लगेगा। जैसे जैसे वाटर तुम्हारा गैसियस फॉर्म में आएगा वो क्या करेगा, इस पे प्रेशर लगाना चालू करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बहुत सारा लिक्विड लिया है लेकिन क्या सारे गैसियस फॉर्म में आ गए हैं क्या, आंसर है नहीं। इसी चीज को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं कि कितने लोग प्रेशर लगा रहे हैं। अब देखो हम लोग रॉल्ड्स लॉ का जब ग्राफ बनाते हैं तो P टोटल इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, P1 इंटू P2, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया वेपर प्रेशर, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, ठीक है।
जैसे जैसे अभी देखो x1 मैंने क्या बोला था, सॉल्वेंट के लिए लिखते हैं हम लोग, और x2 किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो जैसे जैसे x2 की वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ रही है, लगातार मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहा हूँ बढ़ रहा है। अब x1 किसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट के। तो सॉल्वेंट का जैसे जैसे मैं मोल फ्रैक्शन बढ़ाऊंगा वैसे वैसे उसका भी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो फाइनली इसको कनेक्ट किया गया है, ये P1 नॉट है और ये P2 नॉट है। मतलब ये P1 नॉट किसका, सॉल्वेंट का एक्चुअल प्रेशर है, और ये किसका है, सॉल्यूट का। जब मैं टोटल प्रेशर निकालूंगा तो मैंने क्या किया, देखो P1 और P2 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब यही ग्राफ जो ऐसे सब्सटेंस है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो वो प्रॉपर तुमको देंगे, ठीक है। बट कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इस लॉ को कंप्लीटली फॉलो नहीं करते हैं, राइट। तो सीधी सी बात है, अगर इस ग्राफ को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो या तो इन वैल्यूज से कम हो जाएंगे या तो इन वैल्यूज से ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, रॉल्स लॉ के हिसाब से हम लोग सोल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल, ठीक है। जो इस ग्राफ को पर्टिकुलरली फॉलो कर रहे हैं वो क्या हो गए, आइडियल सोल्यूशन। मतलब मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था मेरा ग्राफ वैसे ही जा रहा है। बट नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो टाइप आ जाते हैं, या तो ये ग्राफ हमारे एक्सपेक्टेशन से कम हो जाए तो ऐसे बन जाएगा, राइट। अगर ये दोनों वैल्यू कम है तो ये वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। या फिर हमारा ग्राफ क्या बन जाए, हमारे एक्सपेक्टेशन से बढ़ जाए। मतलब जो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ वो ऐसे बन जाए, ये ऐसे बन जाए, तो ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, ठीक है। आगे के स्लाइड्स में हमको यही देखना है कि आइडियल और नॉन आइडियल क्या होते हैं। तो आइडियल नॉन आइडियल मैंने तुमको बता दिया कि एक्चुअल में आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, समझ में आया। तो आइडियल सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल जो इनको फॉलो नहीं करते हैं। ग्राफ को ध्यान से देखो, आगे के स्लाइड्स में हमको यही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अभी देखो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। द सोल्यूशन ओबेज रॉल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, राइट। आगे देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, नॉन आइडियल में दो टाइप हो सकते हैं, या तो ये ग्राफ ऐसे बॉटम से होके जाएगा जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अब ये एक्सपेक्टेशन थी मेरी, बट इनका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। जैसे अभी देखो हेनरीज लॉ में हमने ये देखे एक्सेप्शंस देखे कि मैं तो ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ ना कि वो चीज़ उसमें डिजॉल्व नहीं होगी, मतलब सॉल्युबल हो जाएगी बट रिएक्शन नहीं करेगी। बट अगर तुमने उसको उसमें डाल दिया और वो उससे रिएक्शन कर गया तब तो उसका वेपर प्रेशर हमारे एक्सपेक्टेशन से कम हो जाएगा। तो वही चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जितना मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ उसका वेपर प्रेशर उससे ज़्यादा निकल जाए, तो ये हो गया। ये दोनों ऐसे केसेस हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब एक्सपेक्टेशन के अगर नीचे से जा रहा है तो नेगेटिव डेविएशन, एक्सपेक्टेशन के अगर ऊपर से जा रहा है तो इसी को हम लोग पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं रॉल्स लॉ का। ये डिपेंड करता है कि वो केमिकल वेदर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन कर गया तो लोअर में चला जाएगा, नहीं किया तो ऊपर से चला जाएगा, ऐसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वर्ड क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लैटिन से लिया हुआ एक वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है कॉलिगेटस एक वर्ड को, ठीक है। कॉलिगेटस मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करती है, ठीक है, राइट। जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, समझा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जैसे अब कोई सोल्यूशन है, अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है, यहाँ पे मैंने वाटर डाला है और NaCl लिया, ठीक है, इसका 1 मोल डाला, क्लियर हुआ। फिर मैंने 2 मोल डाला, फिर मैंने 3 मोल डाला। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उस पर कोई असर पड़ेगा क्या, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं डाल तो NaCl ही रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके नेचर पे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसका अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है।
तुम कितना भी अमाउंट डालो वो वैसे ही बिहेव करेगा, दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है कितनी, एक तो हम लोग ने देख ली पहले ही, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी हमारे पास क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और फोर्थ क्या है हमारे पास, ऑस्मोसिस। ये चार ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो जिनका अमाउंट से कोई लेना देना ही नहीं है, वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। क्लियर हुआ है, ये चार प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है इस चैप्टर में, जिसमें हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ लिया और इसी में हमने एक रॉल्ड्स लॉ भी पढ़ा है। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, राइट। अब हमको इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे सपोज कर लो NaCl है, इसको हम लोग ने वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है। तो NaCl वाटर में डिसॉल्व होने के बाद दो मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएट हो जाता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है सॉल्यूशन, अगर मान लो यहाँ पे मैं 1 मोल लेके चल रहा हूँ, बट सॉल्यूशन में जाने के बाद वो एक्चुअल में कितने मोल बना देता है, 2 मोल, ठीक है, 2 मोल बना देता है। तो इस वजह से ये चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स में डील नहीं करता है, ठीक है। हमको कुछ ऐसा चाहिए कि अगर मैंने स्टार्टिंग में 1 मोल लिया है तो वो सॉल्यूशन में जाने के बाद भी कितना मोल हो, सिर्फ 1 ही मोल हो, तब तो वो सही है। बट अगर ये बदल जाता है तो हमारा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो वही वो बोल रहा है कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम हमेशा मेजरली किसके टर्म में निकालते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाल सकते हैं, बट वहाँ पे हमको वेंट ऑफ फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा, जो चैप्टर में हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये सोल्यूशन जो है चैप्टर वो किस में डील करेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। और जैसे मैंने 4 प्रॉपर्टी दी है, ये 4 प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है इस चैप्टर में। चलो नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर लोअरिंग, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अभी देखो हमने रॉल्ड्स लॉ से क्या निकाला हुआ था, ये सॉल्यूशन निकाले थे, ठीक है। तो जैसे सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट, और वो चेंज हो रहा है किसमें, सॉल्यूशन में, बराबर। तो इसका जो वेपर प्रेशर था सॉल्यूट का, उसको हम लोग ने क्या लिखा, P2, सॉल्वेंट के लिए हमने क्या लिखा, P1, सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो ये 0, ठीक है। तो चेंज इन वेपर प्रेशर क्या निकल के आ रहा है, देखो P1 नॉट माइनस P1। P1 नॉट का मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में प्रेशर था, राइट, और बाद में ये क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। तो इस सॉल्वेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो P1 नॉट और बाद में जो प्रेशर बना उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, P1। तो जब तक सॉल्वेंट था तो उसका प्रेशर क्या था, P1 नॉट था। लेकिन अगर मैंने सॉल्यूट डाल दिया तो देखो, जैसे हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, ये वेपर बन के निकल रहा है बाहर एक स्पीड से। क्या लगता है अगर मैं इसमें सॉल्यूट डाल दूं, वो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो वो सॉल्यूट क्या करेगा, इसके स्पेस को ऊपर कवर कर लेगा। तो जो वेपर पहली स्पीड से निकल रही थी, अब इसमें वो स्पीड नहीं रहेगी, बराबर है। तो वो स्पीड अब इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या लगता है ये P1 0 वैल्यू ज़्यादा होगी या नई वाली, ऐड करने के बाद तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अब इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। तो हम लोग इसीलिए चेंज इन प्रेशर कैसे लिखते हैं, P1 नॉट माइनस P1। समझ में आई पहली इक्वेशन। तो यहाँ से हमको मिलता है P1 नॉट माइनस P1। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, देखो वेपर प्रेशर रिडक्शन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमको। अब फॉर बाइनरी सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, अब देखो ये चीज मैंने रॉल्ड्स लॉ में बताई कि P1 का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उसके एक्चुअल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है x1 प्लस x2, ये हमेशा 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से x1 की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस x2, ठीक है। तो P1 का जो प्रेशर हमने लिया था
उसमें अगर मैं ये x1 की वैल्यू रखूं तो हमको ये इक्वेशंस मिल जाएंगी यहाँ से। क्लियर हुआ? तो डेल्टा पी हमको क्या मिल रहा है, P1 नॉट इंटू x2। समझे? फिर आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ से हमको एक फाइनल इक्वेशन मिलती है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। हमने इक्वेशन क्या बनाई थी, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस पी। ठीक है, अगर इसको मैं सॉल्वेंट के एक्चुअल वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये इक्वेशन मिली थी, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें P1 नॉट और P1 नॉट से, तो ये जो फाइनल इक्वेशन मिल रही है इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लेवलिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, मतलब जो तुमने चेंज निकाला है उसको उसके एक्चुअल सॉल्वेंट के प्रेशर से डिवाइड कर दो, तो ये जो इक्वेशन मिल रही है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो अब मोलार मास ऑफ सॉलिड और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होगा। देखो x2 की वैल्यू हमको यहाँ से ये मिलती है, x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ये हमको 11th का टॉपिक है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 लिखा हुआ है मतलब क्या है, सॉल्यूट है, और n1 प्लस n2 ऐसे। क्लियर? तो मैंने देखो चैप्टर में स्टार्टिंग में बोला कहीं पे अगर 2 लिखा हुआ है तो वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, 1 होगा तो वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में रखने के बाद ये वैल्यूज देखो धीरे धीरे ऐसे चेंज करते हुए सॉल्व करके हमको ये मिलता है। ठीक है, अब ये जो फाइनल इक्वेशन हमको मिली है, राइट, ये W2 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 लिखा हुआ है मतलब किसके लिए है, सॉल्यूट, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट है। M1 क्या है, ये मोलार मास होता है किसका, 1 लिखा है तो किसका, सॉल्वेंट का। M2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा मोलार मास किसका, सॉल्यूट का, और W1 लिखा हुआ है मतलब ये किसका वेट हो जाएगा, सॉल्वेंट का। तो फाइनली हमको डिराइव करके ये इक्वेशन मिलती है N2, ये N1 N2 यहाँ पे मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये W2 M2 और कुछ नहीं है, जैसे हम लोग मोल्स निकालते हैं मास अपॉन मोलार मास, तो जो गिवन वेट होगा अपॉन मोलार मास रख के हम लोग मास निकाल देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीजें आ सकती हैं, यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज का क्या होता है कि जब लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, मतलब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। डिफाइन इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, डिराइव रिलेशनशिप, ये सारे जो टॉपिक हैं, राइट, ये रिलेट करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को, और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक हमने कंप्लीट कर लिया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है क्या, अभी देखो ये टीबी और टीबी नॉट क्या होता है। सपोज करो कि मैंने एक सोल्यूशन बनाया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लिया, ठीक है, और एक सोल्यूशन बनाया, राइट। सॉल्वेंट अगर मेरे पास वाटर है तो मुझे पता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100। अब बहुत कॉमन सी चीज है, अगर इसमें मैं कोई चीज ऐड कर दूं, ठीक है, इफ अगर इस सॉल्वेंट में मैं कोई चीज ऐड कर दूं तब क्या लगता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, सीधी सी बात है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर द एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बढ़ रहा है ना, ठीक है, बढ़ रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एलिवेशन बोलेंगे। तो ये इंक्रीज करके दे रहा है सॉल्यूट ऐड करने के बाद। तो चेंज कैसे निकालोगे, चेंज जो डेल्टा टीबी है ये क्या था उसका, देखो ये वैल्यू पहले कम थी, मतलब सॉल्वेंट का जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट था उसको हम लोग क्या लिखेंगे, टीबी, T0 भी, राइट, और जो बाद में बढ़ा हुआ है वो क्या लिख रहे हैं हम लोग, टीबी। तो ये वैल्यू ग्रेटर है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा, टीबी माइनस, या इसको हम लोग T1 T2 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये हमारे समझने की बात है कि कब एलिवेट होगा या कब कम होगा। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ये पहला फॉर्मूला मिलता है। सेकेंड इस पे क्या दिया, देखो ग्राफ, ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट किया है, टेम्परेचर
और वेपर प्रेशर, ठीक है। तो जब हमने खाली सॉल्वेंट लिया था, ध्यान से देखो, जब हमने खाली सॉल्वेंट लिया था तो इसके बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ये था, राइट। अब हमने क्या बोला कि जब इसमें मैं सॉल्यूट ऐड कर देता हूँ तब वो सोल्यूशन बन जाएगा। तो सीधी सी बात है ना, उसको मुझे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब वो बॉयल होगा। तो अगर ये बॉइलिंग पॉइंट है खाली सॉल्वेंट का, तो इससे तो ज़्यादा ही होगा टेम्परेचर, क्लियर है। तो ये सॉल्वेंट का एक्चुअल हो गया जिसको तुम TB0 लिख रहे हो, और ये सॉल्यूशन का हो गया TB, जो कि हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। और इसी से चेंज उसने निकाल के दिया था, देखो डेल्टा TB, TB माइनस TB नॉट, तो एलिवेट कर गया। पहले में वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, अब क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है। नेक्स्ट, अगर इसके हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो ये ध्यान में रखना कि जितने मोल्स तुमने सॉल्यूट ऐड किए हैं उतना ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इसीलिए उसने क्या लिखा है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोलैलिटी के, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैलिटी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने 11th में पढ़े हुए हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोलैलिटी के। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, ठीक है, इक्वेशन में बदलें तो ये जो KB निकल के आता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अभी उसने क्वेश्चन किया था ना कि ये कौन सा कांस्टेंट होता है, तो ये जो KB तुमने निकाला हुआ है इसी को हम इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और फाइनली यही है हमारे पास फॉर्मूला, और इसी को थोड़ा सा एक्सपांड करोगे तो ये जो मोलैलिटी होता है इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, समझा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, W2 इन kg, ऐसे। तो आगे देखोगे तो ये फॉर्मूले को ऐसे लेके सॉल्व कर देंगे ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइनल फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, देखो जो मैंने अभी तुमको बताया, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 अपॉन W2, kg में लेंगे, अगर उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000। तो एक्चुअल फार्मूला ऐसे बनता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू, हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन W2 इन kg। तो अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, KB इंटू नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास अपॉन मोलार मास, राइट। तो मास को W2 कर दो, इसको M2 कर दो, और ये W2 है तो इसको अगर ग्राम में ले तो 1000 हो जाएगा, बराबर। तो क्या निकल के आया है, KB इज इक्वल टू, ये 1000 ऊपर जाएगा तो 1000 W2 अपॉन क्या हो जाएगा, W2 इंटू, ठीक है, समझा। तो इससे रिलेट करता है ये फॉर्मूला कि कहाँ कहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्लियर हुआ ये। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। अगर मान लो हमारे पास वाटर है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 सेंटीग्रेड है, इसमें अगर मैं कोई सॉल्यूट ऐड कर दूं तो क्या लगता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से ज़्यादा होना चाहिए या 0 से कम। तो सिंपल सा आंसर है, अगर वाटर खुद 0 सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रहा है तो इसमें जब कोई चीज़ मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे और नीचे जाना पड़ेगा इसको फ्रीज करने के लिए, मतलब मेरे को नेगेटिव वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। तो क्या आ रहा है, इसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गया, डिप्रेशन आ गया। इसी चीज़ को क्या लिखा हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब ये कि जैसे हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे वैसे ही हमारे पास क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सेम चीजें हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो अगर ये एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट है T0, तो T इसका क्या होगा, सोल्यूशन का, ये T0 हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट के लिए, और ये T क्या हो गया हमारा सोल्यूशन के लिए, बराबर। तो जो एक्चुअल होगा इसका चेंज मैं कैसे निकालूंगा, डेल्टा TF करके लिखेंगे इसको हम लोग, ये क्या हो जाएगा T0 माइनस T, ये पहला फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा सोल्यूशन हो या कोई सॉल्वेंट हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये ग्राफ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि सॉल्वेंट जिस
टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा था, सोल्यूशन बनने के बाद मुझे उसको और कम करना पड़ेगा, राइट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या निकला है, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब ये तो उसी पे डिपेंड करेगा ना कि तुमने कितना मोल्स या मोलैलिटी उसका कॉन्सेंट्रेशन ऐड किया है, जो फर्क डालेगा। तो ये चैप्टर मैंने बोला ना कॉन्सेंट्रेशन में डील करता है, डिपेंड करता है कि हमने क्या चीज़ें ऐड की हैं इसमें। क्लियर हुआ। तो चलो अब फॉर्मूला क्या निकल के आता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। वहां पे जो कांस्टेंट था, वहां पे जो कांस्टेंट था उसको हमने लिखा है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट बनता है इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। अगेन वो जो मोलैलिटी की वैल्यू हमने ली थी 1000 इंटू W2 और ये M1 M2 ये सेम रहेगा। तो फाइनली अगर इसमें भी देखोगे तो ये चीज़ हमको यहाँ पे भी फॉर्मूले में देखने को मिलेगी। देखो ये डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, के एफ 1000 W2 M2 इंटू W1, ठीक है। यहाँ पे W2 वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे M2 मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, W1 वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अगर केजी में ले रहे हैं तो ये 1000 नहीं आएगा फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है या ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। हाँ देखो इस टॉपिक से 3-4 डेफिनेशंस आती हैं, जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल में बता देता हूँ ये चीज़ें क्या होती हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, राइट। सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है वो ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अपने पास में खाली सॉल्यूट को सॉल्वेंट को पास होने देती है। सपोज करो कि यहाँ पे मैं सॉल्यूट रख दूं और यहाँ पे मैं सॉल्वेंट रख दूं, राइट। तो खाली सॉल्वेंट ही इसमें से पास हो पाएगा, सॉल्यूट यहाँ पे अटक जाएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को अगर मैं रिलेट करूँ तो जैसे हम लोग चाय की छन्नी होती है ना, उसमें जब हम लोग चीज़ों को डालते हैं तो जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है ऊपर बच जाता है और सॉल्वेंट पास हो जाता है। तो वो भी एक टाइप की क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्वेंट रख दूं, राइट, तो ये सॉल्यूट वाला जो सोल्यूशन है वो इस साइड नहीं आ सकता, बट ये सॉल्वेंट यहाँ पे मूव कर सकता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सॉल्वेंट मूव करते करते इसका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब इसका अमाउंट क्या हो गया, बढ़ने लग गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जितना सॉल्वेंट मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वापस डाला था वो मुझे वापस चाहिए, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब तुम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो फिर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इस साइड भागने लगेंगे। अब ये जो प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो पूरा फेनोमेना चल रहा है ना, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जो खाली सॉल्वेंट को पास करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू जनरेट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो गया, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन which the solvent molecule gets passes through the semi permeable membrane, ठीक है। तो देखो एक सिंपल से डायग्राम में तुम्हारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, ठीक है। डिफाइन ऑस्मोसिस, ये भी देखो क्लियर हो गया। अब ये 3 टाइप के सॉल्यूशन, अगर मेरे पास 2 सॉल्यूशंस रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है, मान लो A और B। मैं तुमको सामने से बताता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 10 है और इसका 5 है, ठीक है। तो इन दोनों में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे इसका ज़्यादा है तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हो जाएगा हाइपोटोनिक। तो ज़्यादा वाला हाइपरटोनिक, कम वाले हाइपरटोनिक। बट अगर दोनों का प्रेशर सेम हो जाता, मतलब इसका पाई और इसका पाई अगर एक दूसरे के इक्वल होता, तो इसको हम लोग क्या बोल देते, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पे देखो ये इतने सारे आ सकते हैं एक्सप्रेशन, हम लोग नेक्स्ट
स्लाइड्स में देखते हैं कि एक्सप्रेशन में हम लोग कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं कि पाई की वैल्यू कैसे निकलती है। जैसे पाई का फॉर्मूला निकल के आता है पाई इज इक्वल टू CRT कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, और यही हमको न्यूमेरिकल में यूज होता है जनरली। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। जैसे मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर समझाया, सेम चीज़ें हैं कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, सॉल्वेंट पास करेगा सोल्यूशन में, वापस जो प्रेशर लगेगा वो यहाँ पे आएगा, उसको हम लोग ऑस्मोसिस नाम देते हैं। ये देखो छोटे छोटे डेफिनेशंस दी हैं, इनको पढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बुक्स वगैरह में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ढंग से दिया गया है, बट जैसे मैंने बताया है तुमको उसके हिसाब से सोच के चलोगे तो ये चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगे तुमको कि सॉल्वेंट कैसे मूव करता है, इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग किसको बोलते हैं, या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं। नेक्स्ट इसके डेरिवेशन पे चलते हैं हम लोग। देखो अब आइडियल गैस इक्वेशन से मुझे ये पता है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर हम लोग कौन सा ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसी P को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ना nRT/V। यहाँ पे इसको N2 क्यों लिखा हुआ है दिख रहा है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोल्स, किसके मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनली PV इज इक्वल टू nRT से हमने एक फॉर्मूला बताया है पाई इज इक्वल टू NVRT, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, और ये कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट किया जाता है मोलैरिटी के टर्म में। तो इस वजह से फॉर्मूला बनता है पाई इज इक्वल टू MRT। तो ये फॉर्मूला मिलता है जिसमें हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समझा ये फॉर्मूला, देखो पाई इज इक्वल टू N2RTV, इसी को मोलैरिटी से रिलेट कर दिया। मोलैरिटी क्या होता है, ये W2M2 क्या बताया था मैंने। अब जब हम लोग मोल्स मोलैरिटी देखते हैं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बराबर। और ये नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, मतलब W2/M2, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो देखो उसने क्या लिख दिया, W2/M2 इंटू VRT, तो वही फॉर्मूला है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। अब अगर यहाँ से मुझे मोलार मास निकालना है तो ये M2 को मैं यहाँ पे लेके जाऊँ और पाई को इसको दे दूँ, तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बन गया, और ये हमारा ये हो गया। देखो नेक्स्ट पे चले तो ऑस्मोसिस क्या होता है, मैंने तुमको बताया सॉल्ट वाटर को हम लोग कैसे रिवर्ट कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर है उसको लो सी वाटर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाओ, ऊपर से प्रेशर डालो, तो खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होगा और सॉल्ट वहीं पे बच जाएगा, दैट इज ऑस्मोसिस। तो जितने भी हम लोग एक्वा वगैरह यूज़ करते हैं घर पे, वो ऑस्मोसिस के ही मतलब बेस पे काम करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, और बहुत सारे मशीन्स पे लिखा भी होता है ऑस्मोसिस करके। तो जैसे हमने सॉल्ट वाटर लिया, ठीक है, यहाँ से प्रेशर लगाया, और ये हमारे पास क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये इसमें से सिर्फ किसको पास करेगा, वाटर को पास करेगा और सॉल्ट को रोक देगा, राइट। तो ये जो वाटर तुमको मिल रहा है ये फ्रेश वाटर मिल रहा है, एकदम क्लियर है, इसमें सॉल्ट का कोई भी ये नहीं होगा। चलो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर देखो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया थोड़ा सा कि क्या चीज़ है ये, राइट। अब हमारा जो सोल्यूशन का चैप्टर है, ये सोल्यूशन का चैप्टर डील करता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है। और इसके ऊपर से हमने बहुत सारे फॉर्मूले निकाले, जैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, राइट। फिर हमने जो ऑस्मोसिस निकाला। तो ये जो भी चीज़ें हम लोग निकाल रहे हैं वो हमने क्या अज्यूम करके लिया हुआ है मालूम है, कि अगर मेरे पास रिएक्टेंट एक है तो प्रोडक्ट भी एक ही है, ठीक। बट ऐसे सोल्यूशन का क्या, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, NaCl सोल्यूशन में जाके सेपरेट हो जाता है, मतलब अगर इसका मैंने स्टार्टिंग में 1 मोल लिया तो मुझे प्रोडक्ट में 2 मोल मिलेंगे, बराबर है। तो ये तो हो गए हमारे किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या सिस्टम होता है कि वेंट ऑफ फैक्टर जो है, जिसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल को।
ठीक है। अभी मैंने ऑब्जर्व्ड कितने मोल किए इसमें, 2, राइट, जबकि थ्योरेटिकली मैंने कितने मोल लिए थे, 1, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या निकल के आएगा, 2। तो ये जो मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाली हैं, ये तो मैंने 1 मोल के लिए निकाली थी ना, कि मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि पहले भी 1 था और प्रोडक्ट में जाने के बाद भी 1 ही रहा होगा, बट ये हो गए कितने, 2 हो गए, बराबर है। तो हमको कुछ नहीं करना है, ये जो कैलकुलेशन हम लोग करते आ रहे हैं सारे फॉर्मूले से, वो एज इट इज चलेंगे। सिर्फ हमको क्या करना है कि ये जो हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, इसी को अगर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है तो सारी वैल्यूज ऐसी आएगी, खाली इसमें आई का मल्टीप्लाई होगा। आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर, और वेंट ऑफ फैक्टर बहुत सिंपल सी चीज है कि तुमने कितना मोल लिया था और प्रोडक्ट में कितना बनाया, उसका जो रेशो निकल के आएगा उसी को वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। और उसी फैक्टर को हमको इन वैल्यू से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये आई वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं आएगा, बट अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो हमको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो हर केसेस में हमारे क्वेश्चन गलत होते जाएंगे। और जनरली अच्छी बात यह है, जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन वो हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट में बहुत कम देता है, एक केस होता है जो हमको दिमाग में रखना है कि अगर ऐसा हो गया तो हमको ये चीज करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रोलाइट। मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो अलग बिहेव करते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मोल बनाते हैं प्रोडक्ट में, तो उस चीज़ का हमको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे इसके। अब देखो वेंट ऑफ फैक्टर, मैंने क्या बोला, आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। या इसको सिंपल सा, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मैंने बताया, देखो ये दिया एक्चुअल मोल्स पार्टिसिपेट इन द सोल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व इन द सोल्यूशन। हमने क्या सोच के डिसॉल्व किया, 1, बट अगर अंदर जाके 4 हो गए, 5 हो गए, तो यही चीज़ को मैंने अभी क्या बताया कि ये चीज़ हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, और जो कि ये क्या होती है हमारे पास, थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो क्लियर है। तो इस आई से हमको ये निकालना है, और जो भी हमने कैलकुलेशन किया उससे हम लोग खाली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, अब देखो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल रहे हो तो फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, खाली आई की एंट्री हो जाएगी वहां पे, ठीक। डेल्टा टी बी, ये किसका फॉर्मूला है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सारा फॉर्मूला देख रहे हो वैसे का वैसे पड़ा है, खाली इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो आई से मल्टीप्लाई। अगेन ये फॉर्मूला हमने किसके लिए लिखा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एज इट इज फॉर्मूला है, सिर्फ आई को ऐड कर दिया गया है। वो भी कब ऐड करोगे, जब इलेक्ट्रोलाइट मेंशन करेगा तो, नहीं कर रहा है तो जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सैक्रोज, ये सब दे दे रहा है अपने को, सुक्रोज वगैरह, तो ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। केन शुगर हो गया, शुगर सोल्यूशन हो गया। बट अगर सॉल्ट बोल रहा है, KCl बोल रहा है, H2SO4 बोल रहा है, तो ये आई हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। लास्ट पाई इज इक्वल टू, हमने क्या फॉर्मूला निकाला था ये, अब देखो उसको आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये वो फॉर्मूले हैं, अगर तुम्हारा सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको ध्यान में रखोगे, नहीं तो सारे आंसर्स गलत मिलेंगे तुमको। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है तो ये फॉर्मूले यूज करने, अदरवाइज उसको एज इट इज रखोगे, ये आयोडीन को यहाँ से, ये आई को यहाँ से हटा दोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा, राइट। तो सपोज करो हमने कुछ सब्सटेंस लिया और इसके एक्स मोल वाई मोल बन गए, ठीक है। तो हमने तो 1 मोल लिया था, 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुआ, इसका अल्फा बना और इसका अल्फा बना, तो 1 माइनस अल्फा मोल ऑफ एक्स मोल और वाई मोल इसके बन गए, ठीक है। तो टोटल मोल कितने आए, अब हमारे पास 1 माइनस अल्फा भी है, एक्स के भी मोल्स हैं और वाई के भी मोल्स हैं, तो इनको ऐड करके देखो ये इक्वेशन बनाई, और फाइनली आई इज इक्वल टू क्या था, एक्चुअल मोल पार्टिसिपेट इन द सोल्यूशन, मोल्स ऑफ द फॉर्मूला यूनिट। तो टोटल मोल्स मैंने कितने निकाले, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, और जबकि मैंने डाले कितने मोल थे, खाली 1 मोल, तो देखो उसको उसने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या मिला, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 अपॉन 1,
ठीक है, इसको सॉल्व करके हमको क्या मिलता है, अल्फा इज इक्वल टू i-1 और n-1। ये वेंट ऑफ फैक्टर का डेरिवेशन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि वेंट ऑफ फैक्टर, इस पे मल्टीपल चॉइस भी भर भर के मिलेंगे तुमको, मतलब ऑलमोस्ट मल्टीपल चॉइस अगर 2-4 साल के उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, वेंट ऑफ फैक्टर। तो जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो तुमको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है सॉल्यूशंस का ख़त्म। तो हमने सारे टॉपिक कवर किए, कब कौन से फॉर्मूले को यूज़ करना है, कैसे करना है, सारे फॉर्मूले मैंने डिराइव करके भी बताए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वन शॉट वीडियो के साथ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज करो, और इन सारे लेक्चर्स के डिटेल लेक्चर भी हमने अपलोड किए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व उनका एग्जाम्पल है, उनके सारे सोल्यूशन हम पीडीएफ में अपलोड कर जाएंगे, तो वो इजीली आप लोग को मिल जाएगा।